हाँ ठीक। ये जो मूल अधिकार है ना, ये भाग 3 संविधान में इनका उल्लेख किया है ना। अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। और इसके विषय में हम लोग देखे थे, मूल अधिकार के विषय में, कि ये भारत के संविधान के द्वारा इन भाग में ये वर्णित है। और ये जो मूल अधिकार होते हैं, ये राज्य और राज्य की जो परिभाषा है तो इसमें है अनुच्छेद 12 में उल्लेखित है। तो ये जो राज्य की परिभाषा है, इस राज्य की परिभाषा के अंतर्गत भारत की सरकार भारत की संसद राज्यों की सरकार राज्यों की विधानसभा, है ना, स्थानीय निकाय, अन्य प्राधिकरण। ठीक है, ये जो होते हैं ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। जैसे जिसको हम लोग कहते हैं ना कि स्टेट। अब इसमें जो स्टेट हम लोग कह रहे हैं अनुच्छेद 12 में, वो ये जो भारत की सरकार, अब इनके ऊपर जो है ये संविधान भाग 3 में अनुच्छेद विशेष तौर पे 12 से लेकर 35 के बीच में यह बता रहा है कि आप जो है कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा कानून, उपनियम, है ना, कोई आप ऐसा नोटिफिकेशन जैसे कहते हैं ना, कोई सूचना, कोई प्रपत्र, कोई विज्ञप्ति या कुछ भी इस तरह से आप नहीं आदेशित कर सकते हैं जिससे कि किसी व्यक्ति का मूल अधिकार या उसका क्या हो, हनन हो, उल्लंघन हो। समझ में आ रहा है? तो अब इसमें ये पूरे इस मूल अधिकार वाले जो अध्याय में ये बताया जाता है, ये स्टेट के ऊपर, मतलब राज्य के ऊपर क्या है, एक तरह से ये मनाही है कि वो नहीं करे। कैसा? जिससे कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का क्या हो, हनन हो या फिर उसका उल्लंघन। ठीक है, इसके बाद जो है ये जो मूल अधिकार है, इनको जो है विभिन्न, जैसे कि भारत के संविधान में ही उनको कितने 6 भागों में विभक्त किया। 6 भागों में विभक्त किया। और ये जो 6 भाग हैं वो क्या है आपके? समानता का अधिकार, और इसका वर्गीकरण है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। फिर इसके बाद से आपका आता है क्या, बताइए? स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22। फिर इसके बाद आता है आपका शोषण के विरुद्ध का अधिकार। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है? धार्मिक स्वतंत्रता
अनुच्छेद 25 से लेकर 28। फिर इसके बाद आता है आपका क्या, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद, ठीक है। इसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो ये जो है 6 भागों में क्या किया गया है, इसके जो मूल अधिकार है इनको विभक्त किया गया है, ठीक है। अब इसमें जब हम समानता का अधिकार जो है, इसमें कल हम लोग ये अनुच्छेद 14 के विषय में जिक्र कर रहे थे कि अनुच्छेद 14 जो है उसमें ये क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 14 में ये बताया गया है कि विधि के समक्ष, विधि के समक्ष का क्या मतलब हो गया कि लॉ के नजर, है ना। तो इन द आईज ऑफ लॉ एवरीवन, मतलब कि विधि के समक्ष क्या है, जितने भी लोग हैं, है ना, जितने भी ये व्यक्ति हैं। और ये ध्यान रहे कि सबसे बड़ी बात है कि इसमें से कुछ जो है ये आपके अधिकार केवल नागरिकों को है, केवल नागरिकों को। इसमें आपका आ जाएगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, है ना, ये केवल नागरिकों को। और ये आपको बता दें, ये जितना मल्टीपल रिवीजन कीजिएगा, ये सब चीजें जब आपके रिफ्लेक्सेस पे आएंगी तो इससे क्या होगा कि इससे गलती नहीं होगा किसी भी स्तर पे, और तभी जो है आप जो है इस स्तर पे पहुंचिएगा कि आप इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर पाइएगा आसानी से। इसलिए जितना इसका रिवीजन हो वो आप करते रहिए, और केवल नागरिकों को ये आपको। ठीक वैसे ही समानता का अनुसार ये अधिकार, इसमें क्या है कि विधि के समक्ष क्या है। तो अब इसमें है कि भारतीय जो आपका, जैसे कि विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब भारत का जो भौगोलिक प्रक्षेत्र है, इसमें किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष जो समानता है इससे वंचित नहीं किया जाएगा, या विधियों के समान संरक्षण के, मतलब कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और एक को कहते हैं क्या, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो ये विधि के समक्ष समानता, विधि क्या है, लॉ, और एक है विधियों का समान संरक्षण। ये जो है अमेरिकन कॉन्सेप्ट, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया, और ये जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया। तो ये जो होता है विधि के समक्ष समानता जो है, ये एक तरह का क्या है, ये नकारात्मक जो है, ये कोटेशन ये नकारात्मक होता है, और ये क्या है आपका सकारात्मक, आपका ये कोनोटेशन, ठीक है। इसके बाद कल हम लोग और क्या डिस्कस किए थे, हाँ, अनुच्छेद 15 के विषय में। अनुच्छेद 15 क्या बोलता है, तो अनुच्छेद 15 ये कहता है कि किसी भी नागरिक को, ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 15 किसके लिए है, केवल नागरिकों के लिए, और अनुच्छेद 14 जो है किसके लिए है, वो सबके लिए है, क्योंकि उसकी भाषा क्या है, अनुच्छेद 14 की, अनुच्छेद 14 की भाषा ये है कि किसी भी व्यक्ति के को विधि के समान संरक्षण या विधि के समान समानता, इससे भारत के भौगोलिक प्रक्षेत्र में उसे वंचित नहीं किया जाएगा, है ना। इस राज्य जो है इस तरह का नहीं है, ऐसा कोई। और राज्य क्या है, ये जो अभी हमने उल्लेख किया, राज्य किसको कहते हैं, राज्य, राज्य की जब भी हम परिभाषा कहेंगे तो इसके अंतर्गत क्या जाएगा, भारत की सरकार, भारत की संसद, राज्यों की सरकार, राज्यों की विधायिका, स्थानीय निकाय और अन्य प्राधिकरण। अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत जो है वो सारे आपके क्या आ जाएंगे, पब्लिक सेक्टर यूनिट आ जाएंगे, या फिर जो भारत सरकार के उपक्रम है ना, या आपके किसी स्टेट्स में मान लीजिए जैसे कि बिहार सरकार का कोई उपक्रम है
उत्तर प्रदेश का जो कोई उपक्रम है ना, ये सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ जाए। तो ये लोग कोई ऐसा नियम नहीं बना सकते हैं, कोई ऐसा रेगुलेशंस नहीं दे सकते हैं, कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं जिससे कि किसी क्या हो, नागरिकों का, व्यक्ति का क्या हो, मूल अधिकार का हनन हो या फिर उल्लंघन हो। ठीक है, स्पष्ट है यहाँ तक? तब इसमें जो अनुच्छेद 15 की जो बात आती है तो उसमें यह बताता है कि आप जो है धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, ठीक है, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, और क्या है, जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है, इन आधार पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी भेद जो है आप नहीं कर सकते। ठीक है, या आप ऐसे कहिए कि केवल यह क्या है, ये मतलब केवल आप इस ग्राउंड पे नहीं जो है विभेद कर सकते। हाँ आइए प्लीज। ठीक वैसे ही जब अनुच्छेद 16 की बात आती है तो वो ये क्या करता है कि जो लोग की होते हैं, जैसे कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में स्टेट क्या है, इन पे, जैसे कि धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, वंश के आधार पे और निवास स्थान के आधार पे, इन आधार पे कोई विभेद नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये जैसे कि क्या अनुच्छेद 16 में ये क्या करें, रिलीजन, रेस, जेंडर, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेसिडेंस, ये दो जो है इसमें आपको ऐड हो गए, जो कि पहले ये अनुच्छेद 15 में क्या था। अब यहीं से आपका जो है सो कोई भी जो वस्तुनिष्ठ या फिर आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो यहीं से क्रिएट होगा। इन दोनों को क्या किया जा सकता है, इंटरमिक्स कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 15 में और उसके आधार पे धर्म, मूल वंश और इसमें से जाति को हटा के यहाँ वंश को लगा दिया और इनके आधार पे लीजिए। तो शुरू का तो 1 या 2 या 3 आपने पढ़ा, बाद का आपने वेरीफाई नहीं किया, तो फिर उसके बाद से ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अनुच्छेद 15 और 16 में इस तरह से। फिर उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 17। ये क्या बताता है, ये बताता है कि अस्पृश्यता है ना, इसका आचरण किसी भी रूप में निषिद्ध है। समझ में आ रहा है? Untouchability and its practice in any form is forbidden. यही स्टेटमेंट है। इसका क्या मतलब हो गया कि जो अस्पृश्यता है इसका आचरण किसी भी तरीके से आप कर रहे हैं, यह क्या है, एक निषिद्ध है, इसको नहीं स्वीकार किया। और ये जो है एक फंडामेंटल राइट जो है वो ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी फंडामेंटल राइट नहीं है, एग्जीक्यूटरी इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या है, आपको लॉ बनाने की जरूरत। केवल मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये मेंशन्ड है तो केवल इसके मेंशन होने से ये नहीं खत्म हो जाएगा, इसलिए इसके लिए कानून बनाना पड़ा। जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जो है ये कानून बनाना पड़ा, आपको प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो है ये कानून बनाना पड़ा। हाँ, तो अब ये ऐसा ये कानून आपको ये बनाया जाए जिससे क्या हो कि ये बना के इसको प्रैक्टिस जो है इसको हम करते हैं। इसीलिए इसके लिए स्टेटमेंट है कि इसका आचरण किसी भी रूप में क्या है, निषिद्ध है। ठीक है, फिर क्या आता है आपका अनुच्छेद 18। इसमें क्या है, इसमें उपाधियों का उन्मूलन। उपाधियों का उन्मूलन मतलब एबोलिशन ऑफ टाइटल्स जिसको कहते हैं। अब इसमें होता ये था कि जब ब्रिटिश इंडिया होता था तो ब्रिटिशर्स जो थे वो लोगों को कुछ उपाधि देते थे, जैसे दीवान साहब, राय बहादुर,
ये जो टाइटल्स हैं इनको, ये राज्य जो है, राज्य मतलब क्या, स्टेट, इस तरह का कोई टाइटल आपको, मतलब इस तरह का कोई उपाधि नहीं देगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको जैसे कि जो आपको भारत रत्न ये जो उपाधि मिलती है ना, ये अवार्ड इस प्रोग्राम, मतलब जो पुरस्कार है भारत रत्न को उस दर्जा में रखा गया। दूसरी बात कि इसको टाइटल के तौर पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। टाइटल का क्या मतलब हो गया, नाम के आगे या पीछे लगाते नहीं, जैसे कि वो तो है ही है, टाइटल का मतलब, यार मान लीजिए कि भारत रत्न आपको मिला तो आपका बेटा भी भारत रत्न लिखना शुरू कर दिया, समझ में आ रहा है? जैसे कि राय बहादुर दीवान साहब, ये क्या होता था, दीवान साहब के लड़के, और जैसे ही दीवान साहब गुजर गए तो ये दीवान साहब क्या हो गए, फिर से दीवान साहब हो गए, समझ में आ रहा है? तो ये टाइटल बना, तो इससे क्या हो गया कि दो व्यक्तियों के बीच में समानता नहीं रहेगी, समझ में आ रहा है ये चीज ना। जैसे कि मान लीजिए कि स्टेट ने एक अवार्ड दिया, जैसे कि मान लीजिए कि अब आप ऐसे समझिए कि आप स्टैंडर्ड 3 में जब पढ़ते थे उस समय आपको क्लास में फर्स्ट है, आपको गोल्ड मेडल मिला। डू यू थिंक दैट गोल्ड मेडल इन स्टैंडर्ड 3 इट मींस टुडे? आज आप इसको कहीं रिज्यूम में लिखिए, कहीं बायोडेटा में स्टैंडर्ड 3 में हमने गोल्ड मेडल, समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब है? तो अब ये है कि विभेद जो आप जो करते हैं, तो अब है कि उसको आप क्या कर रहे हैं कि वंश दर वंश, और ये क्या कहता है कि भाई आपको डिसेंट के आधार पे क्या है कि दो व्यक्तियों के बीच में क्या है कि नहीं विभेद कर सकते। तो आप अगर इस तरह से स्टेट ही उपाधि देने लगेगा तो दो इंडिविजुअल्स के बीच में क्या हो जाएगा, एक विभेद, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। एक तरफ हम ये कह रहे हैं क्या कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स इस तरह से, दूसरा कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई विदेशी, आपको कोई पुरस्कार अगर मिलना, तो ये मिलना है तो आपको किससे ये अप्रूवल की जरूरत है, भारत के राष्ट्रपति से जो है अप्रूवल लेनी। तो ये जो समानता का अधिकार है आपका अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। अब इसमें इसके कुछ अपवाद भी है, जैसे कि अनुच्छेद 14 आपको वो ये कहता है विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। इसका अपवाद यह है, जैसे कि अनुच्छेद 361 इसके अंतर्गत क्या है, अगर भारत के राष्ट्रपति ठीक है अपना कोई भी आधिकारिक जो है वो कार्य कर रहा है, मतलब ऑफिशियल या फिर कार्यकारी जैसे जो भी उनको एग्जीक्यूटिव जो है, उस कार्य को करने के क्रम में वो किसी भी अदालत में, किसी भी आपको न्याय या मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में वो क्या है, आंसरेबल नहीं है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती। ठीक है, और यही जो है आपको दिया जाता है अधिकार किसको, राज्यपाल को, राज्यपाल को भी किसमें, अपने प्रक्षेत्र। या जो फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं, जैसे कि जो विदेशी राजदूत हो गए, जो आपके विदेशी राजदूत आते हैं, इनको क्या रखा गया है, इम्यून, क्या बोल रहे थे नहीं, वो आर्टिकल 77 नहीं, इसी 361 के अंतर्गत में प्रेसिडेंट को क्या इम्यूनिटी दिया गया और गवर्नर को दे दिया गया कि विद मतलब कि जब अपना एग्जीक्यूटिव फंक्शन वो करे, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति जो है इनके संवैधानिक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, ये क्या है बताइए, भारत के राष्ट्रपति क्या है, इनकी संवैधानिक स्थिति क्या है, हाँ राज्य के ये क्या हो गया, प्रमुख हो गया, मतलब हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द रिपब्लिक। ये जो राज्य जब हम जो ये कहते हैं ना, ये स्टेट, आर्टिकल 12 को कहते ही है, जब भी स्टेट हम बोलते हैं वर्ड, इस चीज को ध्यान रखिए, ये स्टेट, तो स्टेट के लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होता है, जैसे कि आपका क्या होना चाहिए, एक भौगोलिक प्रक्षेत्र होना चाहिए, इस चीज को समझिए, क्या होना चाहिए, एक
ज्योग्राफी या फिर एक भौगोलिक प्रक्षेत्र, मतलब कि एक ज्योग्राफिकल टेरिटोरी इसको कहिए। ठीक है, ज्योग्राफिकल टेरिटोरी। इसके बाद क्या होना चाहिए, एक पॉपुलेशन होना चाहिए। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, जनसंख्या होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या होना चाहिए, एक गवर्नमेंट होना चाहिए, सरकार अगर है। और लास्ट क्या है, संप्रभुता। स्टेट लाइक यूपी एंड बिहार, उसके पास क्या है, एक भौगोलिक प्रक्षेत्र है, एक जनसंख्या है, एक सरकार है, लेकिन सॉवरेनिटी नहीं है। यह किसके पास है, भारत के पास। इसको उसको राज्य बोलते हैं। जैसे कि जो स्टेट है ना, जैसे कि ये जो राज्य है इसको सामान्य, इसको राज्य चित्र कहते हैं। जैसे कि प्रोविंसेस और प्रेसिडेंसी, ये तो हाँ वही प्रांत जो आप कह रहे हैं, तो ये प्रांत होते हैं, है ना। तो अब इनको जैसे कि एक सामान्य लैंग्वेज में हम लोग जो उसको स्टेट कहते हैं। लेकिन जो स्टेट, जब आप अगर टेक्निकल सेंस में जब समझिएगा, तो स्टेट जो है वो क्या है, एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी हो, पॉपुलेशन हो, और ये सॉवरेनिटी। अगर सॉवरेनिटी नहीं है तो आप स्टेट, सिंपल चीज है। इस कॉन्टेक्स्ट में इसको हेड ऑफ द स्टेट का, हाँ कभी-कभी राज्य को सूबे भी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। आप जो और भी कोई पर्यायवाची बनाना चाहते हैं तो बनाइए। ये जो सूबा, मनसबदारी, ये सब जो आप मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जब आप पढ़िएगा तो उसको जैसे प्रोविंसेस और प्रेसिडेंसीज, तो उसमें प्रेसिडेंसीज क्या होता था, जैसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी था, मद्रास प्रेसिडेंसी था। फिर उसके बाद क्या होता था, प्रेसिडेंसीज के बाद प्रोविंसेस बना, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे जैसे प्रशासनिक जो इकाइयां हैं वो कैसे बनी, जैसे जैसे प्रशासन आपका जो है वो, जैसे कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके बाद क्या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आया, उसके पहले और क्या था। अब सबका अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन देखिएगा, जब आप अर्ली मेडिवल काल में पढ़िएगा, जैसे चोला एम्पायर उनका कैसा था। तो अब ये प्रशासनिक इकाइयां होती है ना। जैसे कि भारत क्या हो गया, एक देश हो गया, इस कैसे ये विभक्त है। जैसे अनुच्छेद 1 क्या बोलता है इंडिया के बारे में, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। ये क्या होगा, राज्यों का क्या है, एक समूह। अब राज्यों का जो समूह है, तो अब ये जो राज्य है, राज्य कौन से राज्य, ये स्टेट्स की बात हो रही है। स्टेट लाइक बिहार, यूपी, ये आपस में क्या हो सकते हैं, ये डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं। लेकिन जब एक बार जब आप इंडिया बना दीजिएगा, वो नहीं, तो वो क्या हो गया, इंडिस्ट्रक्टिबल। और ये जो स्टेट्स, तभी तो बिहार से झारखंड निकला, और यूपी से उत्तराखंड निकला, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, समझ में आ रहा है। तो इनका फिर इसके बाद से जो ये जो राज्य होते हैं, जैसे कि प्रदेश आपके बिहार प्रदेश हो गया, यूपी प्रदेश, अब ये कैसे विभक्त होते हैं। अब यहाँ से देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन फिर क्या है, तो एक डिवीजन के तौर पर इसको कमिश्नरी बोला जाता है। एक कमिश्नरी के अंदर में क्या होगा, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में क्या होगा, सब डिविजन्स होंगे, सब डिविजन्स के अंदर क्या होगा, ब्लॉक होगा, ब्लॉक के अंदर क्या, पंचायत, और फाइनली तो ये क्या होगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होगा, है ना, कि इनको प्रशासनिक इकाइयां बोला जाता है। और ये सब जब मिल गया तो उसके बाद तो सॉवरेनिटी किसके पास हो गया। तो इनकी जो संवैधानिक स्थिति है वो क्या है, कि वो राज्य के प्रमुख, राज्य कहने का मतलब है कि यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पे, ठीक है। और क्या है, संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ। और क्या है, गणराज्य, हेड ऑफ द रिपब्लिक कौन है, रिपब्लिक किसको कहते हैं, गणराज्य। गणराज्य, गणतंत्र, ये सब क्या है, जो वंशानुगत नाम, समझ में आ रहा है। तो ये हो गए, तो इनकी स्थिति क्या है राष्ट्रपति की, ये संवैधानिक प्रमुख भी है, ये हेड ऑफ द स्टेट भी है, और गणराज्य। और जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको क्या बोला जाता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो सरकार की क्या हो गए, प्रमुख हो गए, ठीक है। जैसे कि भारत, अगर आपको इंडिया के, आपको कोई भी जो निर्णय लिया जाता है इंडिया, तो उसका फाइनल सिग्नेचर किसका होता है, राष्ट्रपति का। इसीलिए ये एग्जीक्यूटिव हेड है।
और राष्ट्रपति जो है वो संसद में भी एक पार्ट होते हैं, जिसको भारत की संसद कहते हैं, क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो अब देखिए लेजिस्लेचर और सरकार के जो 3 ऑर्गन है क्या है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। तो इनके पास जो है एग्जीक्यूटिव पावर भी है, एग्जीक्यूटिव जो भी ये फंक्शन करते हैं। फिर इसके पास इनके पास और क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पावर के बाद और क्या होता है, लेजिस्लेटिव पावर। जैसे मान लीजिए कि जब आगे हम लोग डिटेल में पढ़ाएंगे लेक्चर में, तो जब अगर ऑफिस दोनों अगर ये आपका हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा और राज्यसभा जब सत्र में नहीं होते, इनको क्या है, ऑर्डिनेंस अध्यादेश देने का अधिकार है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, है ना। तो इनके पास कुछ लेजिस्लेटिव पावर भी होता है, और जाहिर सी बात है कि इनके पास जुडिशियल पावर तो ही है। जुडिशियल पावर जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड की सजा मिल जाती है, तो अब फाइनल जो उनका सब कुछ जो है वो, तो लास्ट में ये पार्डनिंग पावर इसको कहते हैं, जैसे कि चाहे तो ये क्षमा दान कर सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति इस तरह से क्या न्यायिक अधिकार भी। तो ये तीनों जो है इनके पास शक्तियां क्या है, ये नहीं, समझ में आ रहा है। तो अब राष्ट्रपति है, तो अब राष्ट्रपति को हम क्या करेंगे, इनको हम इक्वल यहाँ पे नहीं ट्रीट करना। जैसे जो हम समानता का अधिकार कह रहे हैं, तो उसमें क्या है कि कानून विधि के समक्ष क्या है, सबको समान है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों के समान संरक्षण। ये लोग इसमें अपवाद है कि अपना जब भी ये कोई अधिकारी कार्य करते हैं, तो इनके ऊपर कोई क्या है, या कोई अदालत में किसी कोर्ट में इनकी कोई जवाबदेही नहीं हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे कि अनुच्छेद 105 के अंतर्गत जो आपके सांसद लोग होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये संसद में अपने किसी भी दिए गए वक्तव्य के लिए ये लोग क्या होंगे, किसी अदालत में इनकी कोई जवाबदेही। एक तरह से इसको बोलते हैं इम्यूनिटी, है ना, एक तरह से इनको क्या मिला, इम्यूनिटी मिला। और ये जो इनको मिला 361 के अंतर्गत, ये क्या है, एक स्पेशल इनको एक प्रिविलेज दिया जा रहा है ना, विशेष अधिकार राष्ट्रपति। समझ में आ रहा है यहाँ पर। इसी तरह जो विदेशी राजदूत यहाँ पे जो है, इनके ऊपर भी, तो अब जब तक अगर वो राष्ट्रपति के पद पर है, उस समय तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जब वो राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहेंगे, फिर आप कानून सम्मत जो भी आपको कार्रवाई करना है, विधि सम्मत आप देंगे। समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद से आपको जो है ये अनुच्छेद जो है फिर 19 में आ जाता है आपको क्या, ये स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये क्या बताता है, इसमें क्या है कि स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें बहुत सारे जो है अलग अलग है। इसमें आपको वाक स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब इसमें आपको क्या है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको क्या करना है, अभिव्यक्त करने की आजादी है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या है, आपको संगठन बनाने का, कोई संस्था बनाने का, सहकारी समिति, ये सब आपको फ्रेम करने का क्या है, आपको एक अधिकार है। आप अपने मन मुताबिक कोई भी क्या कर सकते हैं, आप व्यवसाय, आप कोई पेशा, है ना, कोई ट्रेड हो गया, कोई क्या हो गया, कोई प्रोफेशन हो गया, इसको क्या कर सकते हैं आप, ये चाहे तो आप ये परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है और आपको क्या स्वतंत्रता है, आपको भ्रमण करने की आजादी है, भ्रमण करने की आजादी का मतलब क्या हो गया, फ्रीली मूव टू द कंट्री, मतलब इस मतलब आप भारत में कहीं भी विदिन द टेरिटरी आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी आप जो है निवास स्थान ले सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, आपको कुछ भी बोलने की आजादी है, अभिव्यक्त करने की आजादी है। आप चाहें तो कल होकर कोई संगठन बना सकते हैं, कोई संस्था बना सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह की आपकी जो है ये क्या है, ये स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में ये पढ़ रहे थे। इसमें बिल्कुल, अब पुतला जलाने का अधिकार है, तब ये है कि अब आप
उसमें है कि आपको मालूम होगा कि ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है। जैसे ये जितने आपके जो हैं ये पूर्ण अधिकार नहीं है। ये क्या है? ये औचित्यपूर्ण प्रतिबंध इसको कहते हैं, मतलब कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, है ना। तो अब है कि आप जो कह रहे हैं कि हम किसी भी व्यक्ति का विरोध करेंगे, ठीक है, हम स्टेट के खिलाफ जो है क्या कर सकते हैं, कि आप कोई जुलूस निकालना चाहते हैं आप बिल्कुल निकालिए, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी या जैसा कि आपको हमने बताया भी था कि जो ये स्वतंत्रता है ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब पूर्ण नहीं है। ये क्या है? इसमें एक औचित्य पूर्ण प्रतिबंध, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, है ना। औचित्यपूर्ण प्रतिबंध मतलब कि इसमें क्या है? एक रेस्ट्रिक्शंस है। स्वतंत्रता तो है, आप क्या है? आप स्वतंत्र हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण देते हुए आप लोग को हमेशा, आपको अगर कॉलेज में जाना, आप ऐसे रिंग जो है घुमाते हुए आप जाइए, आपको आजादी है, लेकिन वो रिंग जो है इनके नाक को नहीं लगना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब कि आपकी जो एक परिधि है और दूसरे व्यक्ति की एक जो स्वतंत्रता की जो परिधि है, तो अब है कि ये स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन आप जो है इनके स्वतंत्रता को इंक्रोच नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो अब यह है कि ये पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र हैं, एब्सोल्यूट राइट, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। इसलिए जब आपातकाल स्थिति आती है, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, उसमें क्या है? ये फंडामेंटल राइट जो है सब आपके क्या होते हैं? ये छीन लिए जाते हैं। अपवाद के तौर पे जो अनुच्छेद 21 और 20 है उसको छोड़ के ये 19 जो है वो क्या कर दिया जाएगा? स्टेट चाहे तो छीन सकता है। समझ में आ रहा है ये? तो अब इसमें है कि आप जो है कोई भी स्वतंत्रता, जैसे कि आपको ये क्या बोलने की आजादी थी, अभिव्यक्त करने की आजादी थी, लेकिन इसमें अब आप कुछ ऐसा नहीं बोलने लगे जिससे कि भारत की क्या हो? संप्रभुता, भारत की अखंडता, इसके आप विरोध में बोलने लगे। समझ में आ रहा है? तो आप सोवर्निटी, इंटीग्रिटी, इससे, या फिर आप कुछ ऐसा बोलने लगे जिससे कि क्या विधि व्यवस्था में कोई क्या हो? परेशानी होने लगे, लॉ एंड ऑर्डर जो है, जैसे आप उकसाने लगे अगर सड़क पे जाए, है ना, उकसाने को क्या बोलते हैं? इंसाइटमेंट जिसको कहते हैं, मतलब हाँ, सामने वाले को आप क्या कर रहे हैं? या उकसा रहे हैं किसी अपराध में की बात जाके वो, तो ये सब क्या है? इस तरह की भाषा जो है आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपके ऊपर जो है विधि परक जो है कार्रवाई। समझ में आ रहा है? तो ये अधिकार बोलने की स्वतंत्रता है। तो एक तरह से आप देखिए कि स्टेट्स को ये क्या है? मनाही है, लेकिन दूसरे तरफ अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपको पब्लिक ऑर्डर, विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, है ना, इसको डिस्टर्ब करने के लिए, मान लीजिए कि ये सब डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए किसी भी स्तर। क्या नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए? विधि व्यवस्था नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए। संप्रभुता और अखंडता, इसके विरोध में अगर आप कुछ कहने लगे, क्योंकि हर नागरिक का ये क्या है? एक कर्तव्य, क्या फंडामेंटल ड्यूटी पहला याद है किसी को? टू अपहोल्ड द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, है ना। तब उसमें क्या है कि आपको क्या करना है? भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना है। ये आपकी ड्यूटी है। आपकी ड्यूटी मतलब यहाँ के नागरिक जो लोग हैं इनकी ड्यूटी है। अब आप किसी भी स्तर पे विरोध करें, सरकार का विरोध करना चाहते हैं, आप किसी व्यक्ति का विरोध करना चाहते हैं, आपको ये बात और ये स्वतंत्रता है, लेकिन उसमें क्या है? वही की उस जो परिधि को हम जो बता रहे हैं उसके आपको विरोध में नहीं, मतलब उसको नहीं, उसका उल्लंघन करना। समझ में आ रहा है? तो यही जो है, क्योंकि नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है, एब्सोल्यूट हम किसी को दे ही नहीं सकते हैं पावर। समझ में आ रहा है? ये आपको इसमें ध्यान देना है। फिर उसके बाद से क्या है? शोषण के विरुद्ध का अधिकार, इसमें और इसी स्वतंत्रता के अधिकार में आपको यह भी है कि एक तरफ तो ये स्वतंत्रता है, दूसरे तरफ क्या है? अनुच्छेद 21, वो क्या बताता है? बताएगा कोई?
प्राण एवं दैहिक क्षमता। फिर आता है अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें क्या है? अब जो आपका जीवन है ना, और ये जीवन जो है, जो संविधान जो है, वो गरिमापूर्ण जीवन के विषय में बताता है। डिग्निफाइड लाइफ, है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। केवल आप अगर अपना भरण पोषण कर रहे हैं तो केवल यही जो है जीने का अधिकार नहीं है ना। आप जीवन कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? तो गरिमापूर्ण तरीके से, डिग्निफाइड लाइफ जो है उसमें होना चाहिए। और ये डिग्निटी को कैसे इंश्योर करेगा स्टेट? तो डिग्निटी को इंश्योर कैसे करेगा बताइए, कोई बताएगा? इस डिग्निटी को, गरिमा को कैसे वो इंश्योर करेगा स्टेट? भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, उसमें क्या उल्लेख है? गरिमा किसी भी व्यक्ति के डिग्निटी को हम लोग कैसे सुनिश्चित करेंगे? सबको समान देंगे। सबको क्या है कि मतलब विधि के समक्ष क्या है, वो समान है। इसके साथ साथ जो है, केवल अगर विधि के समक्ष सब कोई समान है, इससे क्या यह तात्पर्य निकाला जाए कि वो सामने वाला व्यक्ति है गरिमापूर्ण जीवन यापन कर रहा है? नहीं, क्योंकि केवल जीवन जो है ये जीने की क्या है, ये पहली शर्त है कि पहले तो सबको समान कीजिए। इसके साथ क्या है कि जीविकोपार्जन, उपार्जन कैसे हो, आर्थिक दृष्टि से क्या है, वो कैसे वो धीरे से, जैसे समृद्धशाली है, जैसे सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे होगा, ये डायरेक्शंस किसको दिया गया? राज्य के नीति तत्वों में किसको दिया गया? स्टेट को दिया गया कि आप जो है ऐसे सुनिश्चित कीजिए कि हर व्यक्ति जो है एक गरिमापूर्ण तरीके से जीवन यापन करे। इसीलिए वो अपनी आर्थिक क्षमता में क्या करता है, वो रोजगार जो है उसके अवसर मुहैया कराता है। समझ में आ रहा है कि जैसे कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या फिर और जो है, जैसे नहीं कहते कि अनएम्प्लॉयमेंट की, ग्रेजुएट हो गए, गवर्नमेंट जो है नौकरी नहीं दे रही है, तो गवर्नमेंट से क्यों मांग करते हैं नौकरी? बताइए, ये आपका राइट्स है, अधिकार है। नहीं, ये निर्देश तो स्टेट को दिया गया है, लेकिन राइट टू वर्क जो है ना, ये आपका अधिकार नहीं है। ये क्या है? राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट्स नहीं है। राइट टू वर्क जो है ये अनुच्छेद 41 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया। ये स्टेट को ये बताया गया कि आप अपनी आर्थिक क्षमता के आधार पे आप क्या करें कि मुहैया कराइए क्या, लोगों को रोजगार के अवसर। आई बात समझ में? तो गरिमापूर्ण जीवन का मतलब है कि आपका जीविकोपार्जन, आपकी सामाजिक, तभी तो कहते हैं ना कि सामाजिक लोकतंत्र तब तक स्थापित नहीं होगा जब तक कि लोगों में समानता नहीं दिया जाए, लोगों को स्वतंत्र नहीं रखा जाए, उनको लिबर्टी नहीं मिले, और क्या कि उसमें क्या हो, एक फ्रेटर्निटी का नहीं भाव हो, तब तक नहीं होगा। और जो न्याय कैसा होना चाहिए, तो पॉलिटिकल होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए और सोशल होना चाहिए। तो यह जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, इसमें ये क्या बताता है आर्टिकल 21 में कि आप जो है कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन, अब ये यहीं पे व्यक्ति आ जाता है, ये केवल नागरिकों को नहीं है, ये दोनों पर, नागरिकों को और जो विदेशी हैं उनको। लेकिन ध्यान ये देने वाली बात है कि विदेशी में भी जो है, जो आपके एनिमी एलियन है, वो इसमें नहीं कवर है ना। अगर कोई मान लीजिए कि कोई दुश्मन राष्ट्र का कोई व्यक्ति है, वॉर वाला सिचुएशन है, उस समय ये नहीं। समझ में आ रहा है? तो अब इसमें ये क्या कहा जा रहा है कि दैट नो पर्सन शैल डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। ठीक है, तो अब है कि आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपके जीवन को छीनने का अधिकार किसी को नहीं, क्योंकि जीवन तो भारत के संविधान ने नहीं दिया। जीवन किसने दिया है? प्राकृतिक की है, मतलब नेचुरल, गिवन बाय गॉड। अगर आप मान लीजिए ईश्वर में आपकी आस्था है ना, नहीं अगर ईश्वर में आस्था है तो ये क्या है, एक नेचुरल। तो अब है कि इसको लेकिन प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको कानून। तो अब है कि अगर आपने कोई ऐसा कृत्य कर दिया, आपराधिक कृत्य,
इसकी सजा क्या है? मृत्युदंड है। तो उस केस में क्या है कि आपका ये प्राण जो है वो स्टेट ले रहा है, इसीलिए क्या कि एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, है ना, कि जो आपका जो प्रोसीजर है ना उसके तहत जो है आपका वो दिया जा सकता है, इसलिए एक्सेप्ट वहां पे ये वर्ड जो है ये यूज किया गया है। समझ में आ रहा है कि आप अगर उस तरह के कोई कृत्य में अगर आप संलिप्त हैं तो आपको ये अपराधी गतिविधि, ठीक है, तो ये हो जाता है। इसके बाद से और आपको क्या ये दिया जाता है अनुच्छेद 22 में? हाँ, उसमें जैसे कि मान लीजिए कि कोई कन्विक्शन है, कोई ऑफेंस है, तो उस केस में आपको जो है एक जैसे प्रिजनर्स को भी उसमें ये दिया जाता है। फिर 23 और 24 क्या हो गया आपका? एक्सप्लॉयटेशन। जैसे उसमें है कि मान लीजिए कि कोई अगर महिला है या फिर कोई अगर छोटा बच्चा है, अब उसको कोई हजार्डस कोई एम्प्लॉयमेंट में कोई केमिकल फैक्ट्री हो गई या इस तरीके से अगर कोई कार्य में वो लगा हुआ है, तो ये क्या है कि स्टेट उसके लिए एप्रोप्रिएट जो है कोई लेजिस्लेशन या लेजिस्लेट करे, ठीक है। इस तरह से आपका ये पूरा जो है फंडामेंटल राइट, और अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई भी अगर उसका हनन या उल्लंघन हो रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, स्टेट के द्वारा, तब इसमें क्या किया जा सकता है? आप सीधे जो है आपके पास अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये अधिकार है क्या सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया जाता है, इसीलिए उसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो कहा जाता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। उसके अंतर्गत वो है 5 तरह के जो है रिटेन ऑर्डर्स को कहते हैं, रिट्स, वो इश्यू करता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए, लिखिए। भारत के संविधान में भाग 3 में मूल अधिकार के विषय में वर्णन किया गया। वर्णन किया गया मूल अधिकार किसी भी व्यक्ति को भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त वे अधिकार हैं, जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, एवं ये मूल अधिकार
विधि के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अतः ये अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं कहलाते। ठीक है, एब्सोल्यूट राइट्स नहीं होगा। इन्हें पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इन्हें मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के विषय में उल्लेख किया गया। विषय में उल्लेख किया गया। इसके अनुसार राज्य के अंतर्गत, राज्य मतलब स्टेट हम जो कह रहे हैं, है ना, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार मतलब यूनियन गवर्नमेंट के विषय में कह रहे हैं, संघ की सरकार। ठीक है, संघीय विधायिका मतलब यूनियन लेजिस्लेचर का मतलब हो गया आपका क्या, पार्लियामेंट। राज्य की विधायिका राज्यों की सरकार राज्यों की विधायिका ठीक है, स्थानीय निकाय मतलब लोकल बॉडीज, पंचायत। हाँ, लोकल बॉडीज में जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, म्युनिसिपैलिटीज हो गया, आपका नगर निगम, नगर पालिका, और क्या हो गया, पंचायती राज, नगर परिषद, ये सब आ जाएंगे स्टेट के डेफिनेशन। हाँ, क्या लिखा, स्थानीय निकाय एवं अन्य प्राधिकरण आते हैं। अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत अन्य प्राधिकरण मतलब अदर अथॉरिटीज, अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत भारत एवं प्रदेशों की सरकार
भारत एवं प्रदेशों की सरकार के सभी उपक्रम आते हैं। SBI आता है। बिल्कुल आता है, भारतीय स्टेट बैंक जो आएगा, LIC आएगा, ONGC आएगा। अब इसमें यह ध्यान देना है कि या तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, मतलब जो प्रशासनिक तौर पे जो नियंत्रण है वो किसका रहे, वो स्टेट का रहे। स्टेट कहने का मतलब उसी की मान ली भारत सरकार का, या अगर नहीं कंट्रोल है तो वो भारत सरकार के द्वारा पोषित तो मतलब का क्या मतलब है कि उसमें जो ऐड कर रहा है, फंडिंग अगर वो कर रहा है, उस परिभाषा से भी वो क्या हो जाएगा, फंडिंग के कोई परसेंटेज ले सकते, कितना किसमें इसी में परसेंटेज का क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ भी अगर उसमें वो उसका एक अगर वो ऐड कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है और उनके ये फंड से वो क्या है वो चल रहा है, तो कंट्रोल किसका हो गया, इसलिए वो इस परिभाषा के अंतर्गत हो रहा है। अब इसमें ये इस वजह से इसका उल्लेख किया गया है कि मान लीजिए कि वो कोई ऐसा जो है कोई एक अधिक सूचना अगर मान लीजिए या कोई नोटिफिकेशन अगर वो क्रम जो है जिससे कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन, तो अगर उसके मूल अधिकार का हनन हो, जैसे कि किस रूप में आपको हम ये बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी सरकारी उपक्रम में कार्य करते हैं, आप 30 वर्ष या 35 वर्ष काफी वर्षों तक आपने उसमें अपनी सेवाएं करना है, उसके बाद से क्या होता है कि आपका कुछ जो है उसमें अमाउंट्स जो है उन लोगों को देना होता है, ठीक है, आपका जैसे आप ये समझिए कि रिटायरमेंट के बाद, और वो फंड्स आपका नहीं मिल रहा। तो अब है कि अब पोस्ट रिटायरमेंट जैसे है कि अब आप एक नौकरी से क्या लेना है, आप रिटायरमेंट, इसके बाद से आपको जो एक जो निधि मिलनी थी, जो आपकी अपनी संचित निधि थी, वो क्या है वो नहीं दिया जा रहा है किसी भी कारण से, क्या आप ऐसे कीजिए। तो अब आपका जो पूरा जीवन है, अब जो राइट टू लाइफ आप जिसको आप कह रहे हैं ना कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीने की जो स्वतंत्रता है, तो अब ये जीवन का क्या तात्पर्य है, वही गरिमापूर्ण तरीके से जीवन हम कह रहे हैं। तो अब आपका ये जो कोर्स है, तो आपका लाइवलीहुड जो है, जीविकोपार्जन जिसको कह रहे हैं, वो तो प्रभावित हो गया, क्योंकि वही संचित निधि थी जिससे कि क्या है, तब आखिरी जो हमारा जो भी पोस्ट रिटायरमेंट जो हमारा, उससे हम जो अपना जीविकोपार्जन या नहीं दिया जा रहा है, तो नहीं दिया जा रहा है, तो आप नहीं समझ रहे कि यह अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है। इस तरह से आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की समझ में आ रहा है। तो ये आपके मूल अधिकार का एक तरह से क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स को ये इंश्योर किया जा रहा है, ये सुनिश्चित किया जा रहा है स्टेट के द्वारा। समझ में आया ये चीज, यही इसके कहने का तात्पर्य कि अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत किया जाता है। हाँ, प्रश्न ये आता है कि क्या न्यायपालिका जो है वो आती है कि नहीं इसमें स्टेट के डेफिनेशन, समझ में आ रहा है। ये जो है जैसे न्यायपालिका, मतलब कि इस जुडिशरी स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ये प्रश्न आता है कि क्या जो न्यायपालिका है वो स्टेट है कि नहीं, सोच के थोड़ा बताइए तो। ऐसे नहीं कि नहीं है नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है, समझ रहा है। इंडिपेंडेंस ऑफ मतलब न्यायपालिका, न्यायिक स्वतंत्रता या फिर न्यायालय की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यही आप कहना चाह रहे हैं। बताइए और कोई।
गवर्नमेंट का ही पार्ट है। ये तो सबको मालूम है, गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यही तो प्रश्न है कि जो आप गवर्नमेंट का पार्ट कहते हैं और भारत की सरकार, उसको आप क्या कहना है? अनुच्छेद 12 के अंतर्गत की वो स्टेट है, तो क्या उस परिभाषा के अंतर्गत न्यायपालिका स्टेट है कि नहीं? ये क्वेश्चन वैलिड है कि नहीं, पहले ये बताइए। तो पूछा जा रहा है, आंसर करने के पहले इसको सुनिए। इज इट अ वैलिड क्वेश्चन? एक वैध प्रश्न है। क्वेश्चन में तो कोई इसमें परेशानी नहीं है। इज इट ए वैलिड क्वेश्चन? वैलिड क्वेश्चन तो क्या जुडिशरी स्टेट है कि नहीं, यही प्रश्न है। वही तो पूछ रहे हैं, तो कैसे, नहीं तो कैसे? सिर हिलाने से थोड़ी होगा। फ्री बॉडी है। फ्री बॉडी कैसे फ्री हो गया? फ्री हो गया मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिपेंडेंट है? नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशन में इतना क्लास हो गया आप लोग का, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। इसको बताया नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पढ़ा है। इवनिंग वाला जो आप लोग का बैच है ना, उसमें तो बताया गया है, मतलब अटेंटिव रही नहीं रहे आप लोग, बस आना जाना। इससे कैसे होगा? बताइए, सोचिए थोड़ा सा, कुछ बोलना पड़ेगा। ऐसे ब्लाइंड फेसेस का कोई मतलब नहीं है। बी पार्टिसिपेटिव। नोटबुक में लिखे होंगे तो वही आप देख लीजिए पीछे, जो लोग इवनिंग क्लास में अटेंड किए हुए। क्वेश्चन ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो क्यों नहीं है? कुछ बोलिए इस पे। क्वेश्चन आप लोग समझ रहे हैं तो कोशिश कीजिए, अटेम्प्ट तो कीजिए, कम से कम प्रयास तो कीजिए। कैसे है जुडिशरी स्टेट नहीं है? आपने कुछ ने बताया, आप बता रहे थे कैसे नहीं है, बताइए। कुछ भी है, सरकार का इंटरफेरेंस नहीं है। सरकार का इंटरफेरेंस नहीं है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इस आधार पे आप करें कि स्टेट नहीं है, यही आपका है। हाँ ठीक है, और कोई? ये सर, इसका अपॉइंटमेंट सरकार के द्वारा नहीं होता है, जुडिशरी में वो तो आप कह दिए कि जो स्वतंत्रता है। अब इस चीज को समझिए पहले। देखिए, अगर आपका ये फंडामेंटल राइट जो है, अगर ये आपका मूल अधिकार है, अगर ये वायलेट होता है तो आप क्या करते हैं? इसको एक विशेष, कल ही बता रहे थे कि एक स्पेशल स्टेटस दिया गया, विशेष दर्जा दिया गया। विशेष दर्जा देने का मतलब कि इन अधिकारों को एक स्पेशल स्टेटस है कि इन द इवेंट ऑफ, इन द केस दैट इफ योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड, then you can directly right to move under article 32 to the supreme court. आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते। अब है कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरा क्या किया है कि फंडामेंटल राइट, समझ में आ रहा है बात? नहीं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप क्या कर रहे हैं? सीधे आप अप्रोच कर रहे हैं। अब जुडिशरी में क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। एक जैसे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उसके बाद हाई कोर्ट हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो इसकी एक न्यायिक जो है एक प्रोसेस तो है ही है, जुडिशियल प्रोसेस, कि अगर आप मान लीजिए सबऑर्डिनेट केस में अगर आपके कोर्ट में या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मसला है, सेशन कोर्ट में है, या फिर आपका इसमें से तो कोई अगर मसला है, आप अगर उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो आपके पास एक सामान्य अधिकार क्या होता है कि आप वहां से उच्च न्यायालय में जाए, हाई कोर्ट में जाए। उसके भी निर्णय से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप उसको कहाँ चैलेंज करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, आप करते भी हैं। एक प्रक्रिया तो है ही है। दूसरी प्रक्रिया है कि अगर इसमें क्या है कि अगर आपका वायलेट हो रहा है स्टेट के द्वारा, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। यहाँ जुडिशरी स्टेट क्यों नहीं है, इस चीज को समझिए कि अगर वो अपने किसी भी जुडिशियल एक्शन, जुडिशियल न्यायिक जो एक्शन अगर जब तक वो कर रहा है तब तक वो स्टेट नहीं है अपने किसी भी जुडिशियल एक्शन के, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर वो कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन ले रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ले रहा है, या फिर किसी भी तरह का कोई अगर लेजिस्लेटिव एक्शन रहता है, उस केस में क्या है कि वो स्टेट के डिफिनेशन है। समझ में आ रहा है? ये नहीं समझ में आ रहा? जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन अगर कोई बोल ले रहा है, प्रशासनिक तौर पे अगर कोई कार्रवाई हो रही है और वो किसी व्यक्ति का, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि हाई कोर्ट में आप नौकरी कर रहे हैं,
ठीक है। और यही जो हमने उपक्रम का आपको उदाहरण दिया कि आप किसी, मान लीजिए कि भारत सरकार के उपक्रम में कार्य कर रहा है, 30-35 वर्ष के बाद आपकी जो संचित निधि है वो नहीं मिला, ठीक यही आप मान लीजिए हाई कोर्ट में कार्य कर, और वहां जो लोग काम करने वाले हैं उनका अपॉइंटमेंट किसने किया, मान लीजिए उन लोगों ने किया। अब ये क्या हो गया, ये जुडिशियल एक्शन नहीं है, ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, एग्जीक्यूटिव एक्शन है। अब इसमें अगर मान लीजिए कि आपको क्या मिला कि आपका जो भी ये वेतन समझिए या इससे संबंधित अगर कोई भी ये मसला है, तो वो क्या अगर आपको नहीं मिला, तब आप क्या करिएगा कि वो जो है स्टेट के डिस्क्रिप्शन के, ये एक्शन क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। इस संदर्भ में वो क्या हो गया, वो स्टेट हो गया। समझ में आया ये? तो क्या लिखे फिर, क्या लिखा आप लोगों ने? भारत एवं प्रदेशों की सरकार के सभी उपक्रम आते हैं, सभी उपक्रम आते हैं, ठीक है। भारत के संविधान ने मूल अधिकारों को मूल अधिकारों को 6 भागों में विभक्त किया है। छह भागों में विभक्त किया है। हाँ, पहले लिखो, समानता का अधिकार या समता का अधिकार, ये लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर सकते हैं। समानता का अधिकार क्या, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है। संपत्ति का अधिकार मूलतः, हाँ लिखते हैं, इसके बाद से आगे जो है, संपत्ति का अधिकार मूलतः अनुच्छेद 31 में 31 शामिल था। अनुच्छेद 31 में, मूल जो संविधान था ना, उसमें अनुच्छेद 31 में शामिल था। हालांकि इसे संपत्ति का अधिकार मूलतः भारत के संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में शामिल था या वर्णित था। हालांकि इसे 44वें संविधान संशोधन 1900 कब हुआ था, 1978 में मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। ठीक है। अब एक थोड़ा सा ये एक शॉर्ट जो है हेडिंग दीजिए, मौलिक अधिकार में असंगत विधियां
भारतीय संविधान में अनुच्छेद भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13 यह घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों में असंगत या उनका अल्पीकरण तो उसको जो मिनिमाइज कर रहा है, अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी, नल एंड वॉइड। यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय ब्रैकेट में अनुच्छेद 32 लिखिएगा और उच्च न्यायालय ब्रैकेट में अनुच्छेद 226 को प्राप्त है। ठीक है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में कहा है कि केशवानंद भारती मामले में कहा है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर संवैधानिक संशोधन को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। समझ में आया ये चीज क्या कहा जा रहा है? अगर फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेट हो रहा है तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ये भी तो हो सकता है कि पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट को क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, कल बताई रहे थे संविधायिक शक्ति, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है तो पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 13 को ही अमेंड कर दे, फंडामेंटल राइट्स पूरा आपका चैप्टर ही अमेंड कर दे। तो अब उसमें क्या है कि वो परिभाषित है कि स्टेट को ये मना कर रहा है, तो उस स्टेट के डेफिनेशन में भारत की संसद भी है, तो भारत की संसद को बेशक संविधायिक शक्ति है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, मतलब कि इट कैन अमेंड एनी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसकी एक क्या है, एक सीमा है। आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, नहीं, उसमें क्या है, वही सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर, एक आधारभूत जो आपकी जो संरचना है, जिसपे जो आपके क्या है, एक फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, जो एक आधारशिला है, एक नींव है जिसपे भारत का संविधान टिका हुआ है, उसको आप नहीं बदल सकते, आप कोई परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि इसी फ्लोर में हम जो मॉडिफिकेशन चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम कोई कहे कि इसका जो है ग्राउंड फ्लोर एक फ्लोर हटा दीजिए, तो उसके बाद से ये बिल्डिंग का कोई अस्तित्व रहेगा, नहीं रहेगा। यहाँ भी वही कहा जा रहा है कि आप किसी भी स्तर तक वो परिवर्तन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आप किए हुए हैं, इसके आधार पर भी फंडामेंटल राइट्स को जो कहते हैं, ठीक है ना। फिर आगे लिखे मौलिक अधिकार की विशेषताएं। तो आर्टिकल 13 और 32 में क्या लिखा है? आर्टिकल 13 और 32 13 में ये है कि 32 जो कहता है कि अगर फंडामेंटल राइट जो है आपका वायलेट हो जाएगा तो आप जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये 30 जो
आर्टिकल 13 जो ये कहता है, एक तो इसमें आपको ये क्या बता रहा है कि ऐसी कोई भी, इसमें 2 या 3 पार्ट इसमें आपका है, इसमें 4 क्लॉज आ जाएंगे आर्टिकल 13 में। इसमें ये बताता है कि जिस समय भारत का संविधान जो बना था, तो कुछ ऐसी विधियां हैं जो क्या है, इससे असंगत थी, जो इनकंसिस्टेंट थी। तो जो इनकंसिस्टेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन से, उनको क्या कर दिया गया, उनको ये नल एंड वॉइड कर दिया गया या उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान दिया गया। दूसरा कि कोई भी जो इसमें लॉ को भी डिफाइन किया गया है कि लॉ या लॉ इन फोर्स जिसको आप कहते हैं, वो क्या होता है। तो अब उसमें ये बताया गया कि कोई भी संवैधानिक संशोधन जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आप करते हैं, वो इसके अंतर्गत लॉ नहीं माना जाएगा, अनुच्छेद 13 जो बता रहा है। और यहीं से एक न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा, इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, वो भी आर्टिकल 13 से ही कोई जन्म होता है यहाँ से। फिर दूसरा कि 32 जो है, जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या होता है? रिव्यू का मतलब क्या होता है कि समीक्षा, मतलब फिर से, या पुनर्विलोकन मतलब फिर से हम देख रहे हैं। तो अब जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी का काम ये है कि जो आपके लेजिस्लेचर है ना, और जो आपके एग्जीक्यूटिव है, ये दोनों अपना जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जब करें, जैसे कि कोई विधायी क्रिया कर रहे हैं और दूसरा एक कार्यकारी क्रिया कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ये दोनों जो है संविधान सम्मत है कि नहीं, मतलब इसके कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को वो चेक करता है, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, वेरी गुड, संवैधानिक वैधता को वो चेक करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वो वैलिड है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि राज्य जो है, राज्य के अंतर्गत ये सब आ गया, विधायिका भी आ गई आपकी। तो अब विधायिका कोई ऐसा कानून बना दे जिससे कि व्यक्ति का क्या है कि मूल अधिकार का आनंद हो जाए, तो जुडिशरी जो है आर्टिकल 32 जो इसको कहते हैं ना, तो या तो आप सीधे जाइए, राइट टू फ्रीली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, ये आपको अधिकार है, नहीं तो जुडिशरी भी क्या कर सकता है, वो जो है जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत जो है वो पुनर्विलोकन या ये समीक्षा करके उसको नल। सिंपली वर्ड में ये कर सकते हैं कि आर्टिकल 13 जो पुराना कोई भी कानून है जो हम लोग के फंडामेंटल राइट का वायलेट कर रहा है, उसको खत्म करेंगे। और 32 ये है कि जो हम लोग का फंडामेंटल राइट अभी जो बन गया है, उसमें अगर कुछ हनन होता है तो आर्टिकल करने की, ठीक है। ठीक से बैठिए आराम से। हाँ, पीवीआर आइनॉक्स में नहीं बैठे हुए, क्लासरूम में बैठे हुए, इसलिए आराम से, ठीक है ना। तो अब इसमें है, और यही जो है हाई कोर्ट को क्या मिलता है, 226, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ये क्लियर हुआ कि नहीं अभी आपको, है ना। तो अब इस तरह से आप लिखिए कि मौलिक अधिकार की विशेषता है। मौलिक अधिकार की विशेषता है, पहला लिखिए, मौलिक अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित होते हैं। सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकारों को, सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकारों को, सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकारों को देश के संविधान के द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई। मतलब इसको कौन कंजर्व और प्रोटेक्ट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।
चाहे वे नागरिक सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे नागरिक विदेशी। कुछ अधिकार नागरिकों के लिए उपलब्ध है और कुछ अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। और यही इसका उल्लेख भी किया गया है यहाँ पे, केवल नागरिकों को ये अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 है। इसको आप चाहे तो लिख लें, यही साथ में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, केवल नागरिकों को और कुछ जो है सब व्यक्तियों को उपलब्ध है। समझ में आ रहा है? उसमें जो है फॉरेनर्स भी हैं, ठीक है। अब आगे लिखिए, मौलिक अधिकार के, हाँ इसी का सेकंड पार्ट, मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को एवं नागरिकों को प्रदत्त अधिकार है, प्रदत्त अधिकार है जिनका स्वरूप अस्थाई नहीं है। अस्थाई मतलब परमानेंट नहीं है। एब्सोल्यूट जो हम कर रहे हैं मतलब कि वो पूर्ण रूप से भी नहीं, मतलब ये परमानेंट जो अधिकार नहीं है, अस्थाई नहीं है, ठीक है। संसद के द्वारा इसमें कटौती या कमी की जा सकती है। लेकिन साधारण विधेयक के द्वारा नहीं, केवल और केवल इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा क्या? पता नहीं है, बता रहे हैं। कि जो हम लोग का मौलिक अधिकार है उसमें वो स्थायी नहीं है, वो संसद के द्वारा वो मतलब जैसे कि जो फंडामेंटल राइट है ये परमानेंट राइट नहीं है, चाहे तो इसको चेंज, तभी तो संपत्ति के अधिकार बता दिया गया ना। अगर ये परमानेंट होता, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है कि यही साथ यही फिक्स हो सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन जो फंडामेंटल राइट से जब भी, जैसे क्या कह रहे हैं कि संपत्ति के अधिकार को हमने रिपील किया तो इस लिस्ट से हटाया, तो उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो 44वें अमेंडमेंट एक्ट जो है, तो मतलब संविधान को क्या करना पड़ा, संशोधन कर, संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा ये किया जाएगा। ये नॉर्मल जो है सिंपल ऑर्डिनरी लॉ के तहत आप फंडामेंटल राइट नहीं हटा सकते हैं। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना होगा, अमेंडमेंट करना होगा 368 के अंतर्गत। समझ में आ रहा है? तो आप इसमें कटौती कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं, ये अस्थाई नहीं है। क्योंकि अस्थाई अगर हम इसको क्या कह रहे हैं, ये लीगली इन्फोर्सेबल है, तो लीगली इन्फोर्सेबल है तो लॉ कौन बनाता है, संसद बनाती है। तो संसद चाहे तो इसमें परिवर्तन कर सकती है। तभी तो भारत का जब संविधान जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये अधिकार है, इसमें क्या था, एक संपत्ति का भी अधिकार था। तो संपत्ति के अधिकार को कैसे हटाया गया, संविधान में संशोधन करके।
इसी तरह से अगर कटौती करना होगा तो क्या करना होगा कि आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है ये इसमें कोई परिवर्तन, नॉर्मल जो आपको लेजिस्लेशन से इसको आप नहीं कर सकते। समझ में आ गया? और मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर को करना हो तो कैसे करेगा? वो तो कर ही नहीं सकता, इतना सोचने क्या लगे, नहीं कर सकता है। ये किसको अधिकार है? सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मूल अधिकार के विषय में जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का, अब पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड करना चाहते हैं और अमेंड करके ही चेंज करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का मतलब क्या है कि अनुच्छेद 368, तो 368 के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर चाहिए, मतलब संविधायी शक्ति। संविधायी शक्ति किसको दिया गया? केवल संसद को दिया गया। राज्यों की विधायिका इनके पास नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, तो संसद ही चेंज कर सकता है। और दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ही आप इन अधिकार में से कोई कमी या कटौती कर सकते हैं। तो अंततः ये कौन कर सकता है? भारत की संसद। क्लियर हो गया ना कि संसद ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, राज्यों की विधायिका नहीं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखते हैं कि अगर आपका मान लीजिए कि अगर फंडामेंटल राइट या इसमें अगर कोई वायलेशन होता है, आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। 226 के तहत वो चाहे उसको भी अधिकार दिया गया। लेकिन जो आर्टिकल 32 है इसमें डायरेक्टली राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट, ये अपने आप में एक मूल अधिकार है। समझ में आ रहा है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो रेमेडीज का ये जो आर्टिकल 32 है ये अपने आप में क्या है? एक मूल अधिकार है। और उसको जब आप पढ़िएगा डिटेल में पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में 32 में, तो 32 जो है उसके तहत जो है पार्लियामेंट को भी ये अधिकार है कि चाहे तो वो किसी दूसरे न्यायालय को इसी तरह से आपको ये जो रिट इशू करने का, जो इनको 5 तरह का रिट जो किया जाता है वो चाहे तो वो भी समझ में आ रहा है? तो संविधायी शक्ति किसके पास है? संसद के पास। इसीलिए ये अनुच्छेद 368 जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझने के लिए। ये लेजिस्लेटिव पावर के यूज करके नहीं कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को। ठीक है, चलिए। सर तो संपत्ति का अधिकार पहले 19 के एफ में था, 19 के 1 के क्लॉज एफ में, उसको हटा नहीं उसमें नहीं था, 31 में था। 19 में नहीं था, 31 में था। उसमें भी वो क्लॉज था, उसमें कुछ प्रॉपर्टी को लेकर उसको बैठा है। 31 जो था वहां से हटा दिया गया। अब ये आगे जो है आपका 300 एबी का। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। तो क्या समझे आप लोग? ये कि अगर संसद को अगर चेंज करना है तो वो संशोधन करके ही कर सकता है। ये अस्थाई नहीं है, परमानेंट ये जो अधिकार आपको दिए गए हैं ये नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे। ये असीमित नहीं है, ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है। वाद मतलब कि अनलिमिटेड नहीं है। राज्य, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, उन पर उचित प्रतिबंध, उन पर मतलब किन पर? हाँ, उन पर लिखते हैं तो उन पर क्या होता है? ये सर्वनाम होता है। और सर्वनाम किसको कहते हैं? तो संज्ञा क्या है? मूल अधिकार। तो उसके बदले में तो राज्य उन पर प्रतिबंध, उचित प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि कारण उचित है या नहीं, यह तय करना अदालत का कार्य है। ठीक है, ये न्यायोचित है।
न्यायोचित का मतलब होता है जस्टिसिएबल। है क्या बोल रहे हो? हाँ, जस्टिसिएबल। नहीं, कोर्ट को तो आप अप्रोच कर ही सकते हैं। न्यायोचित का मतलब है जैसे डीपीएसपी जो है ना, वो नॉन जस्टिसेबल है। जैसे मान लीजिए कि आपका फंडामेंटल राइट का आपका उल्लंघन हो रहा है, तो आप सीधे कोर्ट में क्या कर सकते हैं? आप जा सकते हैं। लेकिन अगर राज्य ने ऐसी कोई नीति का निर्धारण नहीं किया, उस कॉन्टेक्स्ट में आप नहीं जा सकते हैं। इसलिए ये क्या बोलता है? ये राज्य के ऊपर मनाही है। मनाही मतलब ये डोंट्स बोलता है कि आपको ये कार्य नहीं करना है। वाद योग्य मतलब वही हम कह रहे हैं कि जैसे डिबेट से संबंधित कि आप उसमें अदालत में क्या कर सकते हैं, जैसे वादी और प्रतिवादी, जैसे लिटिगेशन दाखिल करते हैं ना, तो एक वादी होगा और एक क्या होगा? प्रतिवादी होगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये वादी। चलिए नेक्स्ट आगे। मूल अधिकार के उल्लंघन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति मतलब एग्रीव्ड पर्सन कहते हैं। पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। ठीक है, देखिए इसमें अधिकारों का निलंबन, राष्ट्रीय आपातकाल। हाँ, अगला हेडिंग देखिए उसमें, ये मूल अधिकार की जो प्रमुख विशेषताएं हैं ना, उसमें से इसमें क्या है? अधिकारों का निलंबन। राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। निलंबित किया जा सकता है। अपवाद स्वरूप अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 19 में उल्लिखित छह मौलिक अधिकारों को उस स्थिति में स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल, में स्थगित किया जा सकता है। हाँ, जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। इन्हें सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन जिसको कहते हैं, इन्हें सशस्त्र विद्रोह, ब्रैकेट में लिखिएगा, आंतरिक आपातकाल के आधार पर
स्थगित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। मतलब सशस्त्र विद्रोह का मतलब हो गया आर्म्ड रिबेलियन, है ना। मतलब कि पूरा जो है क्या, जैसे आपको जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भी एक उसमें क्या कि फॉर्म एसोसिएशन, है ना, फॉर्म यूनियन, मतलब आप कोई संघ बना सकते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं, और उसमें जो है एक साथ समूह के रूप में भी आप लोग इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन सशस्त्र नहीं, कोई आपके पास हथियार नहीं होना चाहिए, है ना। बिना कोई हथियार के आपको क्या है एक जगह इकट्ठा होकर आप लोग आपस में कोई आप मान लीजिए संगठन, क्योंकि इसमें क्या है स्टेट हो सकता है कि विधि व्यवस्था जो वहां से धारा 44 को लागू हो जाता है सर, किस में वायलेट कर रहा है। हाँ, तो वो तो एक अलग आपका एक आईपीसी से संबंधित है कि 144 मान लीजिए कि उसको आशंका है स्टेट, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन अपना एक संगठन बनाते हैं विदाउट आर्म्स में, फिर पुलिस तो ये धारा लगा देती है, धारा 144। पुलिस को भी वो अधिकार है, तो हम लोग का फंडामेंटल राइट, आपका फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहा है तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में। हो ही ना रहा सर, अगर लगा देता है जो 5 से ज्यादा नहीं हो रहा है ना, वही तो हम कह रहे हैं कि वो ये कह रहा है क्योंकि उसको भी ये क्या है कि अभी ने बताया कि अस्थाई नहीं है, तो अब उसको ये संदेह है कि विधि व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। आई बात समझ में। जैसे कि मान लीजिए कि इसको नेक्स्ट क्लास में और हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे।